हेलो एवरीवन। ये हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन, जो कि क्लास 9th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 है। तो इसमें अभी तक हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बायोएंसी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था बायोएंसी क्या होता है। इट इज़ द अप थ्रस्ट। हमने दो वर्ड्स यूज़ किए थे उसको डिफाइन करने के लिए। एक क्या था, अप थ्रस्ट, या फिर बायंट फोर्स। क्या था, बायंट फोर्स। और वो असल में क्या होता है, इट इज द अपवर्ड फोर्स जो कि वाटर एक्सर्ट करता है। तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। तो अगर एक शॉर्ट रिकैप में हो तो हम ये तीनों पॉइंट्स जो है वो बायंसी के बारे में कह सकते हैं। तो हमने देखा था कि और भी हम टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं जब हम उन्हें किसी लिक्विड के सरफेस पे, जो कि पिछले एग्जाम्पल में ज़्यादातर हमने वाटर कंसिडर किया था उस लिक्विड को, हमने जनरली क्या देखा था, दो तरह के सरफेसेस का नेचर देखा था। एक था जो अगर आप सरफेस पे डालो तो वो फ्लोट कर रहे थे, वहीं पे थे, वो नीचे नहीं जा रहे थे। और दूसरे केसेस में क्या थे कि वो सिंक हो गए थे। तो हमने उनके नेचर को समझा था और क्या कहा था कि वो ये उनकी डेंसिटीज की वजह से है। डेंसिटी रीजन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है या ज़्यादा है, वो इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज हम लोग एक नया प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर का फाइनल है, विच इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये दो फिगर्स हैं ए और बी। ए में क्या है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, जैसे कि हमने पहले भी इस इंस्ट्रूमेंट को पहले काफ़ी एग्जाम्पल्स में यूज़ किया है। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, इसका काम होता है टू मेजर द फोर्स, है ना, कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को मेजर करता है ये स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है। तो जैसे कि नाम से लग रहा है, यहाँ अंदर ये जो आप देख रहे हो इस एरिया में, ये जो ट्यूब है इसमें एक स्प्रिंग कनेक्टेड होता है ऐसे, और इसके नीचे जो है आसपास यहाँ पे मार्किंग्स होती है दोनों तरफ पे, यहाँ पे भी और इधर भी, दोनों तरफ पे। तो कुछ में एक तरफ होती है, कुछ में दोनों तरफ, वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से रफली एक स्ट्रक्चर होता है स्प्रिंग बैलेंस का। तो ये जो स्प्रिंग है और ये स्टोन है, दोनों केसेस में ये आप देख रहे हो, ये स्टोन है। तो ये उसके नीचे सस्पेंडेड है। ठीक है। तो अब जब हमने इसको नीचे ये जो स्टोन सस्पेंड किया, इसकी वजह से क्या है, ये स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है, मतलब खिंच रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे की तरफ ये जो स्टोन है ये अपने वेट की वजह से उसको नीचे खींचेगा। तो डायरेक्शन नीचे होगी, उसका वेट क्या होगा, mg, जो कि हम जानते हैं उसका जो वेट, मास इनटू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। तो इसकी वजह से ये स्प्रिंग खींचेगा, और जितना खींचेगा कुछ पॉइंट पे मान लो इतना, और यहाँ से ये पूरा इसका ये होगा, ये इस तरह से कुछ होता है। तो इस पॉइंट पे तो अगर हमें ये नापना है कि इसका वेट कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट की रीडिंग हम देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रिंग है, इसके नीचे नहीं है। तो ये हमारा जो है इस पार्ट पे इसकी रीडिंग बताएगा कि इसका स्टोन का वेट कितना है। तो इस तरह से हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है वो काम करता है। तो हमने यहाँ पे एक स्टोन डाल दिया है, एक स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दिया है, और इसको हवा में डाला हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये हवा में सस्पेंडेड है। इसको अभी किसी लिक्विड में नहीं डाला। ठीक है। तो ये ए है। तो हमें क्या करना है, हमें रीडिंग्स नोट करनी है दोनों केसेस में। सबसे पहले हम ए की रीडिंग नोट करेंगे। हम देखेंगे कि ये जब सिर्फ हमने स्टोन को सस्पेंड किया था इस स्प्रिंग बैलेंस से हवा में, इन दी एयर, तो इसकी रीडिंग कितनी है, मतलब इसका फोर्स कितना था, कितना फोर्स था जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमारी ये जो रीडिंग आई थी, लेट्स से फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि हमारी जो रीडिंग आई थी, रीडिंग क्या होगी, इस स्टोन का वेट। ठीक है। तो रीडिंग आई थी, मान लेते हैं हम 50 न्यूटन्स। ठीक है, 50 न्यूटन्स हम मान लेते हैं। अब क्या किया है, इस ही स्प्रिंग बैलेंस को हमने एक जार में ट्रांसफर कर दिया, या फिर एक बीकर में या ग्लास में, जो भी कह लो, उसमें ट्रांसफर कर दिया। और वो जो ग्लास है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, पानी भरा हुआ है। और यही जो स्प्रिंग बैलेंस है, सेम स्प्रिंग बैलेंस है, और ये स्टोन भी वही स्टोन है, मतलब मास सेम है दोनों स्टोन्स में, हमने वही स्टोन यूज किया है। और उसको बस कुछ नहीं किया, इसको उठाया और यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है। अब क्या होता है, फिर से हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि ये सेम ही स्प्रिंग बैलेंस है, तो रीडिंग्स होंगी बोथ दोनों तरफ से, डिपेंड करता है किस तरह, कुछ में नहीं भी होती है पर ज़्यादातर में होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा स्टोन है, जो हमारा स्प्रिंग है, और हम देखेंगे उसकी रीडिंग। ठीक है। हम इसकी रीडिंग देखेंगे कि अब रीडिंग में क्या फ़र्क आया है इसको पानी में डालने के बाद। ठीक है।
तो पानी में डालने के बाद अब यहाँ पे ये हमारा सेपरेशन पॉइंट है, तो ये हमारी रीडिंग हो गई, जैसे यहाँ पे ये रीडिंग थी, ठीक है। तो हम क्या नोटिस करेंगे इस केस में, जो हमारी रीडिंग आएगी, मतलब ये भी तो हम एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हैं, अगेन स्टोन का मास, वेट ही मेजर कर रहे हैं, हम वेट मेजर कर रहे हैं, मास तो कांस्टेंट रहेगा दोनों केसेस में, हम वेट मेजर कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि ये जो वेट क्या है, द डाउनवर्ड फोर्स, या फिर मैं वेट को और भी क्या लिख सकती हूँ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन Fg, जैसे हम पहले कर रहे थे, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, इस केस में भी लिख सकती हूँ मैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वेट है, मतलब ये जो mg की वैल्यू है वो कम होगी इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे अगर 50 न्यूटन आया तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो वेट, जो भी वैल्यू आएगी वो 50 से कम होगी, 30 मान लेते हैं आया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्यों आया, 20 न्यूटन्स का डिफरेंस है दोनों केसेस में। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस केस में जब हमने उसको एयर में डाला था तो इसी स्टोन का वेट वो 50 न्यूटन शो कर रहा था स्प्रिंग बैलेंस से, और अब जब इसे पानी में इमर्स कर दिया है तो वो 30 हो गया, मतलब कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी और हमने पढ़ा था कि ये क्यों होता है, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और वो फोर्स क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू वाटर, है ना। Fw कह रहे थे हम उसे, या फिर हम उसे क्या कह रहे थे, अप थ्रस्ट कह रहे थे, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले इस लेक्चर में बात की थी। तो क्या था, अप थ्रस्ट नहीं तो बॉयंट फोर्स, है ना, हमने ये भी कहा था। तो हमने कहा था कि ये जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने की वजह से इसका नेट इफेक्ट, मतलब इस फोर्स का इफेक्ट कम कर रही है। तो जो रीडिंग हमें मिल रही है इस स्टोन के वेट की वो डिफरेंट है। और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी वाटर में इमर्ज नहीं था, तो कोई अपथ्रस्ट एक्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ एक नीचे की तरफ Fg था, ठीक है। तो ये हमारा रीजन है कि ऐसा क्यों हुआ। इस एक्टिविटी को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम इस बात को लिखें कि अभी तक हमने जो भी किया, अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि द elongation ऑफ द स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक तो स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, दूसरा क्या है, द रीडिंग, हम क्या ले रहे हैं, एक्चुअली हम रीडिंग ले रहे हैं, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस डिक्रीजेस, कम हो रही थी वो, है ना, डिक्रीजेस एज द स्टोन is gradually lowered in water, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब हम क्या देखेंगे, अब अगर आपने एयर से उठा के उस स्टोन को पानी में डाला, ठीक है, तो आप सीधे तो पूरा डाल नहीं दोगे, धीरे 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 हम उसके डेप्थ बढ़ाते, जैसे मान लो अगर ये टम्बलर है, यहाँ पे पानी है, सबसे पहले तो स्टोन यहाँ होगा, धीरे 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 आप उसको नीचे लेके जाओगे, बेस तक लेके जाओगे, से यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अगर मान लो पहले उसकी रीडिंग आ रही थी 50, मतलब वो उसका एक्चुअल वेट है जो कि हमने एयर में लिया था, तो जब हम उसको वाटर के सरफेस पे डालेंगे या फिर नियर सरफेस पे डालेंगे तो अचानक से वो 30 नहीं हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, वो थोड़ा ही कम होगा, जैसे पहले मान लो 45 न्यूटन हुआ होगा, ठीक है, 45 न्यूटन से होगा जब वो कुछ यहाँ होगा, फिर हमने स्टोन को और गहराई में डाला, फिर स्टोन यहाँ रहा होगा, ठीक है, तो वो और कम हुआ होगा, 40 न्यूटन हुआ होगा, फिर वो थोड़ा और नीचे गया होगा, तो मान लो हम 35 न्यूटन तक पहुंचा होगा, और फिर जब वो नीचे, जब फाइनली जब वो स्टोन पूरी तरह से स्टोन और स्प्रिंग बैलेंस का सेटअप पूरी तरह से पानी की डेप्थ में आ गया, तब वो फाइनली कम हुआ द मिनिमम विच इज 30। अब इससे नीचे वो और कम नहीं होगा, चाहे अगर आप स्टोन को नीचे लेके जाओगे तो भी। तो ये जो 30 है ये अब्रप्टली नहीं हुआ, मतलब ये अचानक से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे स्टेप्स में कम होगा, ये आप स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में नोट करोगे। तो 50 से डायरेक्ट 30 नहीं होगा, वो बीच में जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी, मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ Fw, मतलब फोर्स ड्यू टू वाटर, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात लिखनी जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग कम होगी कब, एज द स्टोन इज ग्रेजुअली,
ग्रेजुअली मतलब जैसे जैसे हमने उसको धीरे धीरे नीचे किया, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे नीचे करोगे तो वैसे वैसे जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी जो रीडिंग है वो धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जब हमने फाइनली स्टोन को पूरा डाल दिया अंदर ग्लास के, तब क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे हाउएवर नो फर्दर चेंज, नो फर्दर चेंज is observed once the stone gets fully immersed, है ना, immersed in water। तो एक बार जब वो पूरा पानी में डूब गया, उसके बाद उसकी रीडिंग में और वो कम नहीं होगा। अगर फाइनली 30 तक है, जब फाइनल रीडिंग वो 30, जब वो पूरा डूब गया, तो अगर उसको और भी डूबोगे तो भी वो 30 से 25 या 20 नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, 30 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है ऑब्जर्वेशन है, जो हम इस एक्टिविटी के बेस पे हम ये बता सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हमें क्या पता है कि जो एलोंगेशन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्प्रिंग बैलेंस में जो एलोंगेशन आता है वो क्यों आता है, क्योंकि उसके नीचे कोई फोर्स एक्ट कर रही है, और इस केस में फोर्स क्या था, उस स्टोन का वेट, ठीक है, उस स्टोन का वेट एक्ट कर रहा था। तो लेकिन ये जो एक्सटेंशन है, जो जैसे हमने इस केस में भी देखा, ये क्या होगा, ये कम हो रहा था, जैसे जैसे हमने उसको पानी में डुबाया वैसे वैसे क्या उसकी जो रीडिंग थी वो कम होती गई, ये हमने भी देखा। तो इसका मतलब है कि जैसा पहले भी कहा मैंने, कुछ फोर्स तो ऊपर की तरफ एक्ट करी, विच वाज द फोर्स ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो अब अगर हम जानना चाहें कि उस फोर्स की वैल्यू क्या थी, मतलब कितना फोर्स एक्ट किया, जैसे ये अगर हम इसे इस एग्जाम्पल से दोबारा मैं अगर बनाऊं, वही वाला सेम जो अभी हम कंसिडर कर रहे थे, तो ये हमारा टम्बलर है ना, इसके अंदर ये वाटर है, वाटर का प्रेजेंस, और ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है जो हमने इसे पूरा डुबा दिया है, और यहाँ पे हमारा स्टोन है, ठीक है। तो अब एक तो नीचे की तरफ mg फोर्स, अब ये वो वाला मोमेंट है जब वो पूरी तरीके से नीचे आ चुका है, मतलब उसके मिनिमम वैल्यू तक वो पहुंच चुका है। ये जो रीडिंग जो स्प्रिंग बैलेंस दे रहा है, वो जितनी भी दे रहा है वो उसकी फाइनल रीडिंग है, वो उससे कम नहीं होगी। और ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो अब अगर मुझे पता लगाना है कि इस केस में इस फोर्स की, विच इज द फोर्स ड्यू टू वाटर, उसकी वैल्यू कितनी, क्या मैग्नीट्यूड है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू वाटर इज नथिंग बट वाटर, इट इज द बॉयंट फोर्स, है ना, यही तो बॉयंट फोर्स है। तो अगर मुझे पता लगाना है कि बॉयंट फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर क्या अगर हम वाटर की जगह कोई और फ्लूइड लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्टोन को पानी में डुबाया, अगर मान लो मैं ऑयल में डुबाती या कोई और किसी और फ्लूइड में डुबाती, तो भी क्या इस FW की वैल्यू उतनी आती जितनी इस केस में आई। तो ये बात भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे ज्यादा क्या सारी बॉडीज, मान लो मैं स्टोन की जगह कुछ और भी लेती, तो भी क्या वो सेम अमाउंट ऑफ बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करती। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनको हमें अगर आंसर करना है तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्किमिडीज, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कहा उसको देखते हैं। तो उनके प्रिंसिपल के जरिए हम समझते हैं कि क्या कहता है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट सेज व्हेन अ बॉडी is immersed fully और partially, partially मतलब पूरा नहीं, आधा, ठीक है। जैसे हम जब इनिशियली स्टोन को डाल रहे थे तो हमने पहले तो पूरा नहीं डाल दिया था, पहले तो वो सरफेस पे था, फिर धीरे धीरे उसको नीचे ला रहे थे। तो अगर हम उसको फुल्ली, मतलब लास्ट में वो पूरा इमर्स हो गया और इनिशियली वो पार्शियली था, तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, ठीक है। तो ये बात सिर्फ लिक्विड की नहीं है, ये फ्लूइड की है। हमने कहा था फ्लूइड क्या क्या होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर फ्लूइड्स, ठीक है। तो जब भी हम उसे किसी लिक्विड या फ्लूइड, मतलब अगर किसी फ्लूइड में इमर्स करेंगे पूरा या आधा, क्या होगा, इट experiences an upward force, जो कि हम देख रहे थे। It experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। तो ये कहता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को
अगर एक पानी से भरे बीकर में या टम्बलर में किसी में भी अगर आप इमर्स करोगे पूरा या आधा, क्या होगा, उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। हम ये इस एग्जांपल से बता सकते हैं। इनिशियली क्या था, उसकी रीडिंग क्या थी, जो हमने उसका वेट नापा था कितना था, 50 न्यूटन था। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने स्टोन को पूरा नहीं डुबाया था, जब वो उसके सरफेस के नियर था, मान लो यहीं पे था, तब भी हमने क्या देखा था, उसकी ये जो रीडिंग है ये कम होनी शुरू हो गई थी। हम मान लेते हैं 40 तक वो कम हुआ था। क्यों हुआ था, पूरा तो गया नहीं था, आधा ही था, फिर भी उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स फिर भी एक्ट कर रहा था इवन वेन वो फुल्ली इमर्ज नहीं था। ठीक है, मतलब इट इज इक्वल टू, और ये जो FW है जो कि ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा था, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, इट वाज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। किसका, वेट ऑफ द फ्लूइड। जैसे अगर मान लो आपने कोई ग्लास लिया और उसमें आप कुछ भी डालो, कोई भी ऑब्जेक्ट डालो, तो अगर वो ग्लास पूरी तरीके से भरा हुआ है और जब आप कुछ डालोगे तो कुछ पानी तो बाहर आ जाएगा, ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कुछ पानी बाहर आ जाता है। तो जितना पानी बाहर आया या फिर जितना फ्लूइड बाहर आया उस बॉडी को अंदर डालने की वजह से, उस बाहर आए हुए फ्लूइड के वेट के इक्वल होता है क्या, वो फोर्स, दिस SFW। ठीक है, तो ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या, कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली, पूरा या फिर आधा, अगर आप उसको किसी फ्लूइड में डालोगे तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। और वो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स की जो वैल्यू है वो दैट वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब जितना पानी है, जितना फ्लूइड उसके बीकर के अंदर जाने की वजह से बाहर आएगा, उस बाहर आए हुए फ्लूइड के वेट के बराबर होगा इसका फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये कहता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसके बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा हम कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर शिप डिज़ाइन एक बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है इस प्रिंसिपल का, तो वो हम लिख लेते हैं सारे। सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट एप्लीकेशन इट फाइंड्स इज शिप डिज़ाइनिंग। शिप डिज़ाइनिंग में ये प्रिंसिपल काफ़ी यूज होता है। एंड सबमरीन्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं, शिप्स एंड सबमरीन डिजाइनिंग। ठीक है, ये एक है। फिर उसके बाद क्यों यूज होता है ये, इन लैक्टोमीटर्स। लैक्टोमीटर्स क्या होते हैं, अगर आपका जो, पहले तो लिख लेते हैं, दिस इज लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर में भी हम इसको काफी यूज करते हैं। इट इज अ डिवाइस विच इज, व्हाट इज अ लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या होता है, विच इज यूज टू डिटरमाइन the purity of a sample of milk। मतलब दूध की प्योरिटी चेक करने का एक डिवाइस आता है, उसको हम कहते हैं लैक्टोमीटर। ठीक है, और कहाँ यूज होता है ये, इट इज ऑल्सो यूज इन हाइड्रोमीटर्स। दिस इज अगेन अ डिवाइस। ठीक है, हाइड्रोमीटर ये क्यों होता है, इट इज यूज टू determine the density of liquids। ठीक है, तो ये तीन जो है एप्लीकेशंस इस प्रिंसिपल के, जो कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, और इसकी ये सब एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है ग्रेविटेशन। तो अगली वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ वर्क एंड एनर्जी। तो वो हमारा चैप्टर 10 होगा। तो तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।